विद्यार्थियों, हमने आपके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित हार्मोन के बारे में बताया था। हार्मोन कहने का मतलब है सबसे पहला हार्मोन शब्द किसने दिया, अंतःस्रावी तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, समन्वय तंत्र क्या है। इन विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। विटामिन और हार्मोन में क्या समानता है, अंतर है, हार्मोन और एंजाइम में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हार्मोन होते हैं, मैंने आपके लिए बताया था कि हार्मोन क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं और स्टीरॉयड हो सकते हैं, जबकि एंजाइम क्या हो सकते हैं, केवल प्रोटीन हो सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि वास्तव में किस ग्रंथि से पेप्टाइड बनते हैं और कौन ग्रंथि के कौन से भाग से बनते हैं। तो इन विभिन्न पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहले ग्रंथि को देखेंगे, फिर ग्रंथि के द्वारा स्रावित कौन कौन से हार्मोन है, फिर उसकी प्रकृति क्या है, कि वो अमीनो अम्ल है, कि वो लघु पेप्टाइड है, कि दीर्घ पेप्टाइड है, कि प्रोटीन है, कि बसीय अम्ल है या फिर स्टीरॉयड है। इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन की रासायनिक प्रकृति में अमीनो व्युत्पन्न, मतलब अमीनो अम्ल से डेराइव नहीं है, उनसे व्युत्पन्न है, उनसे उत्पन्न होते हैं। तो अमीनो अम्लों से उत्पन्न केवल अमीनो अम्ल होंगे तो अमीनो अम्ल मिलकर क्या बना देते हैं, आप जानते हैं, प्रोटीन बना देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एडिनल ग्रंथि से एडिनल ग्रंथि का जो मेडुला पार्ट है, मध्य भाग है, उससे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन संश्लेषित होंगे। ध्यान रखिए, मैंने संश्लेषित बोला, स्रावित और संश्लेषित दोनों अलग बातें हैं। अब जो कि अमीनो अम्ल प्रकृति के होंगे, इसका मतलब ये अमीनो अम्ल है। ये जो हार्मोन है जो एडिनल के मेडुला भाग से स्रावित हो रहे हैं, वो वास्तव में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, वास्तव में अमीनो अम्ल है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी अमीनो अम्ल प्रकृति का होता है। अब अगर आप ये देखें लघु पेप्टाइड से मतलब है उनमें कुछ अमीनो अम्ल जुड़कर एक श्रृंखला बनाएंगे जिसे लघु पेप्टाइड कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से जो पोस्ट लोब होती है उससे स्रावित होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब इसमें अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 9। जबकि पीयूष ग्रंथि के मध्यपाली से जो मिड लोब होती है उससे स्रावित होता है MSH, जिसमें 13 अमीनो अम्ल होते हैं। क्या रहेंगे, 13 अमीनो अम्ल। ये मेंडेलोसाइड प्रेरक हार्मोन है, मेंडेलोसाइड प्रेरक हार्मोन है MSH, जो कि मेलेनिन को, कोशिकाओं को मेलेनिन संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करता है। ये इसमें कितने अमीनो अम्ल हैं, 13। अब देखते हैं दीर्घ पेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर लंबा पेप्टाइड बना देंगे, लेकिन प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो उसे हम दीर्घ पेप्टाइड कहेंगे। जैसे पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन, जिसमें 84 अमीनो अम्ल होंगे। इसी प्रकार थायराइड से कैल्सिटोनिन और पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इन दोनों में क्या होगा, 30। इन दोनों में क्या रहता है, 30 अमीनो अम्ल होते हैं। ध्यान रखिए। अब अगर हम देखें नंबर 4 पर प्रोटीन, तो प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन है, इसका मतलब है ये बड़ी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये प्रोटीन है और इनकी विशिष्ट संरचना रहती है। गोनेडोट्रोपिक या ट्रोपिक, कोई दिक्कत नहीं, थायरोट्रोपिक और सोमेटोट्रोपिक, ये तीनों ही हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है। ये पूछे जाते हैं सवाल कि निम्न में से प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, बताना पड़ेगा। तो गोनेडों से स्रावित होते हैं थायरोट्रोपिक
थायराइड ग्रंथि से सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोस्टेटिन एक टाइप का हार्मोन है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पर स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन। स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन अगर हम देखें, जैसे एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, जबकि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से कौन से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एड्रिनल के कोर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बन रहे हैं, जो कि कैसे हैं, स्टेरॉइड प्रकृति के हैं, जबकि वो कैसा था, वो कैसे थे, अमीनो अम्ल प्रकृति के थे। अब अगर हम देखते हैं इसी में स्टेरॉइड प्रकृति के अन्य हार्मोन भी हैं, जैसे भ्रषण की अंतराली कोशिकाओं या लेडिन कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित टेस्टोस्टेरोन, इसी प्रकार प्लेसेंटा व अंडाशय ग्रैवियन कोशिकाओं से स्रावित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखिए, प्लेसेंटा अंडाशय भी स्रावित होता है, अंडाशय भी स्रावित, दोनों से स्रावित होते हैं हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि कैसे मादा हार्मोन है। अब नंबर एक बसी अम्ल नंबर 6 पर है, लास्ट प्रकार है नंबर 6 का, 5 के 3 थे। अब नंबर 6 बसी अम्ल। बसी अम्लों से व्युत्पन्न प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टोग्लैंडिन, ध्यान रखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। अब अगर हम ये देखें कि जो हार्मोन है उनकी क्रियाविधि, मैंने आपके लिए बताया था कि वास्तविक रूप से किसी भी क्रिया की दर को एंजाइम प्रभावित करते हैं। एंजाइम एक तरीके से क्या करते हैं, उसे उस दर को बढ़ा देते हैं, परंतु हार्मोन अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। तो देखो बच्चों, किस तरीके से हार्मोन कार्य करते हैं और किस तरीके से एंजाइम कार्य करते हैं, उस क्रियाविधि को हम देखते हैं। तो देखो, हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और लिपिड में घुलनशील। ध्यान रखिए, जल में घुलनशील और लिपिड में घुलनशील। और लिपिड में जो घुलनशील हार्मोन है वो वास्तव में सतही है, उनके ग्राही सतही होंगे, उनके ग्राही क्या होंगे, सतही। सतही से मतलब है जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका पर इस प्रकार के ग्राही होंगे जिन्हें रिसेप्टर कहते हैं। ये ग्राही क्या करेंगे, किसी कोशिका, ध्यान रखनी है, हार्मोन कहीं किसी ग्रंथि से बनकर आया है, किसी कोशिका से बनकर आया है, लेकिन लक्ष्य अंग पर वो कैसे कार्य करता है। तो देखो बच्चों, ये ग्राही है और इन ग्राहियों पर हार्मोन को ग्रहण किया गया है और इस हार्मोन से ये कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है और कोशिका द्रव्य में जाकर ये इनडायरेक्टली क्या करता है, केंद्रक में एमआरएनए निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण ही क्या है, एंजाइम निर्माण है, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब है ग्राही कहाँ पाए जा रहे हैं, कोशिका की सतह पर। ये लक्ष्य कोशिका है, जबकि हार्मोन बनकर किसी अन्य कोशिका से आए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये लक्ष्य कोशिका पर आते हैं तो ग्राहियों से जुड़कर कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका द्रव्य में प्रवेश करके ये केंद्रक में जाते हैं और केंद्रक में क्या करते हैं, केंद्रक में ये डीएनए को प्रेरित करेंगे एमआरएनए निर्माण के लिए। और एमआरएनए निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और जैसे एमआरएनए कोई प्रोटीन जो कि एंजाइम होंगे, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, वो बनता है और वो जो एंजाइम बनता है वो किसी अभिकारक पर कार्य करता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्रियाविधि होगी। लेकिन लिपिड घुलनशील जो कि जीन स्तर पर क्रिया होती है, इनमें स्टेरॉइड और थायरॉक्सिन है जो कि किस तरीके से कार्य करेंगे। इनके ग्राही वास्तव में कहाँ पाए जाएंगे, इनके ग्राही केंद्रक में पाए जाएंगे।
नहीं है, जबकि इनकी गहराई कहाँ थे, कोशिका की सतह पर थे। ये कोशिका है और ये केंद्र के अंदर, और गहराई पाए जा रहे हैं यहां पे। तो कोशिका के छिद्रों से हार्मोन प्रवेश करेगा और केंद्र की जो झिल्ली होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली पर ग्राही होंगे और ग्राहियों से अटैच होगा। ये जुड़ने के बाद फिर केंद्र में पाए जाने वाले डीएनए को प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा मिलने के बाद वही क्रिया चलेगी कि डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है वास्तव में, एंजाइम है। ये प्रोटीन एंजाइम है और ये किसी अभिकारक पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये प्रक्रिया है। ये प्रोटीन वास्तव में एंजाइम, आप जानते हैं प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो ये क्रिया विधि होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ लिपिड में घुलनशील जो भी हार्मोन होंगे उनकी क्रिया विधि, उनके ग्राही केंद्र झिल्ली पर होंगे, जबकि जल में घुलनशील जो भी हार्मोन होंगे उनके लक्ष्य अंग की जो कोशिका होगी जिस पर कार्य करना है, तो उनके ग्राही कोशिका की बाहरी सतह पर होंगे। तो बच्चों, कल हम इन दोनों की क्रिया विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में कौन कौन से प्रोटीन रहती हैं और किस तरीके से वो क्रमिक रूप से वो घटनाएं घटित होती हैं जिससे जीन को प्रेरणा मिलती है। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।